गाइस, तो मैंने ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बेसिकली आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है एग्ज़ाम्स की वीडियोस को उस पे देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स क्या है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, मैंने ये वीडियो एक्चुअली प्लेलिस्ट में इसलिए बनाई है, शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत इकट्ठे पढ़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से, अगर आप शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने लिया है और आप उनको पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या है। फंडामेंटल राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स, ये कुछ ऐसे राइट्स है जो कि आपको चाहिए किसी भी देश में रहने के लिए, किसी भी देश में जीने के लिए, ताकि वो आपको एक डिग्निफाइड लिविंग है ना, एक गौरवान्वित आपको जो जीवन है वो आपको प्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको अगर कुछ भी कह रहा है और आप सुन रहे हैं, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए यू नीड दीज फंडामेंटल राइट्स ना। तो अब फंडामेंटल राइट्स के लिए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमको देखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया, ह्यूमन राइट्स दीज आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स। ये बेसिकली आपका जो है ये एक इंडिविजुअल के लिए है ना, इंडिविजुअल लेवल पे है। अब हमें जो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, हमें उतना मेंशन नहीं करना, हमें कुछ कुछ चीज़ें देखनी है, जिसमें से हमारा एक क्या आता है कि 1928 में नेहरू कमीशन बनाया गया था। नेहरू कमीशन के अंदर ये जो है, नेहरू कमीशन में मोतीलाल नेहरू ने कुछ चीज़ों की डिमांड करी, जिसमें से एक क्या था, गारंटीज ऑफ द सर्टेन राइट, कुछ राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए इंडिया के लोगों को। फिर 1931 में कांग्रेस पार्टी ने कुछ राइट्स, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया या सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इसको इन्होंने इंक्लूड किया। एंड 1944 से 1945 में एक सप्रू कमेटी बनी थी। सप्रू कमेटी के अंदर क्या, इसके अंदर बेसिकली जो हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए ये देखा गया था कि हम कुछ फंडामेंटल राइट्स को बनाएंगे, जिसको हेड किसने किया था, आपके सरदार पटेल ने उस कमेटी को हेड किया था। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उस कमेटी को हेड किसने किया था, आचार्य कृपलानी ने। अब हम फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। बेसिकली आपके 7 टाइप के कुल फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें से हम लोग देखेंगे क्या क्या है। राइट टू इक्वालिटी, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप किसी भी टाइप के कल्चर और किसी भी टाइप के एजुकेशन को दे सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कोई भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आपको उसका उपचार अवश्य मिलेगा, उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आपके 6 राइट्स हैं, जिसमें से अब इसमें एक खासियत क्या है इन फंडामेंटल राइट्स की, ये इशू ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी आती है, तो आपके इन फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसमें से केवल 2 राइट ऐसे हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 में लिखे हुए राइट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ राइट्स का मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके इन फंडामेंटल राइट्स को, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जस्टिस ऑफकोर्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप जा करके आपके जो पास जो कोर्ट है, चाहे वो आप हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने पे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जल्दी आपके केस को लेगा नहीं। पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको ऑफकोर्स जस्टिस मिलेगा। राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स अलोन, सिटीजन्स को बिल्कुल राइट है, ये उनको कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ ही बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने कल्चरल और अपने एजुकेशन राइट्स वगैरह को आप आगे फॉलो कर सकते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ राइट्स, आर्टिकल 368 बेसिकली क्या बोलता है, देखिए, आफ्टर सेवरल टसल बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट पार्लियामेंट्री कैन अमेंड एंड अब्रिज फंडामेंटल राइट्स बट नॉट इन सच अ मैनर कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करें। तो आर्टिकल 368 यही सेम चीज़ बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है। यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इन इट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड, इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आई डोंट थिंक सो, पर मैं फिर बता देती हूँ। It challenged the validity of the First Amendment of the Constitution. In this case, it was held that a Constitution amendment में basically जब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था, तो उसको चैलेंज किया गया था कि भाई आप ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले का बना हुआ है ना, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन अब जो चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं ना, अगर आप देखिए साइबर क्राइम वगैरह सब कुछ, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो होंगे, पर हाँ, अब मनमाने चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखते हुए ही आप उसके अंदर कुछ चेंजेस को कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ द मेन थिंग, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ पढ़ने के लिए है नहीं।
तो मैं आपको बता भी दूँ तो भी कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए। आप वो मैंने जो आपको 6 राइट्स बताए हैं वो याद कर लीजिए। जो कमीशंस बैठी थी उनको बनाने के लिए वो याद कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स कब इम्पोज हो सकता है, उसमें से क्या पार्ट उसका रेस्ट्रिक्ट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो देख लीजिए। दिस इज़ इनफ, दैट्स ऑल। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं।